हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीपीएससी 113 डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है और इसका स्कोप या क्षेत्र क्या है। आपको इसके मीनिंग के साथ साथ इसका इतिहास, ऑब्जेक्टिव्स, किस किस एरिया में ये काम करता है और इसका इंपॉर्टेंस भी एक्सप्लेन करना है, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज जैसे भारत में। आंसर। इंट्रोडक्शन। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक ऐसा हिस्सा है जो डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के प्रोसेस, पॉलिसी और इंस्टीट्यूशन से जुड़ा होता है। यह कॉन्सेप्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उभरा, जब नए आजाद हुए देशों को तेजी से इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट चाहिए था। एडवर्ड वाइडनर ने इस टर्म को डिफाइन किया एज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसका फोकस दोनों चीजों पर होता है, डेवलपमेंट लाना और सिस्टम को उसके लिए तैयार करना। मेन बॉडी। 1. डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स का यूज जो प्लान, सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ ला सके। एडवर्ड विडनर के मुताबिक ये ऑर्गेनाइजेशन को प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए गाइड करना है। इसका एम पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी को दूर करना होता है। की फीचर्स। गोल ओरिएंटेड और चेंज ओरिएंटेड। जनभागीदारी पर जोर। नीड्स के हिसाब से फ्लेक्सिबल। मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज में उस होता है। 2. इतिहास और विकास। 1950 to 60 के दौरान इसका डेवलपमेंट हुआ, खासकर नए आजाद हुए देशों में। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम को बढ़ावा देना जरूरी था, जिसके लिए एक खास प्रकार की एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए थी। ये प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग से क्लोजली लिंक्ड था। इंपॉर्टेंट थिंकर्स। एडवर्ड वाइडनर, फ्रेड रिग्स, जिन्होंने प्रिज्मेटिक सोसाइटी के कॉन्सेप्ट से इससे एक्सप्लेन किया। 3. स्कोप या क्षेत्र। इसका स्कोप काफी ब्रॉड है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे कि 5 ईयर प्लान्स का इम्प्लीमेंटेशन। सोशल डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन जैसे एरियाज में सुधार। रूरल डेवलपमेंट, स्कीम्स जैसे एमजी नरेगा, पीएमजीएसवाई, पीएम किसान का इम्प्लीमेंटेशन। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एमएसएमई और स्टार्टअप्स का प्रमोशन। इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व्ड, प्लानिंग कमीशन, आब नीति आयोग, वेरियस मंत्रालय जैसे रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ, ईटीसी, लोकल बॉडीज जैसे पंचायत्स। 4. चैलेंजेस और इम्पोर्टेंस। चैलेंजेस, ब्यूरोक्रेटिक डिले और भ्रष्टाचार, स्किल्ड मैनपावर की कमी, पॉलिटिकल प्रेशर, इंफ्रास्ट्रक्चर की वीकनेस। इम्पोर्टेंस, सरकार और लोगों के बीच गैप को कम करता है, पॉलिसीज को ग्राउंड लेवल तक ले जाता है, गरीब और मार्जिनलाइज्ड लोगों को एम्पावर करता है, इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करता है। कंक्लूजन। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी डेवलपिंग नेशन के लिए एक बैकबोन की तरह काम करता है। ये सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पर नहीं, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के सुधार पर भी जोर देता है। भारत जैसे देश में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने के लिए एसेंशियल है। अगर ये सिस्टम ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी के साथ चले तो देश में बड़ा पॉजिटिव बदलाव आ सकता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Question 2. The concept of new public service reorients the focus of conventional administrative systems. Comment. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि न्यू पब्लिक सर्विस का कॉन्सेप्ट ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल से कैसे अलग है। आपको एनपीएस के प्रिंसिपल्स बताने हैं, सिटीजन के रोल को समझाना है और कंपेयर करना है कि ये मॉडल पुराने मॉडल्स जैसे एनपीएम और क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे डिफरेंट है। आंसर। इंट्रोडक्शन। न्यू पब्लिक सर्विस यानी एनपीएस का कॉन्सेप्ट रॉबर्ट और जैनेट डेनहार्ट ने अर्ली 2000 में दिया था। यह ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की खामियों को एड्रेस करता है। एनपीएस सिटीजन पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेसी और पब्लिक इंटरेस्ट पर फोकस करता है।
इसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स को कंट्रोलर नहीं बल्कि फैसिलिटेटर माना जाता है। मेन बॉडी। 1. एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल्स का डेवलपमेंट। क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रूल्स और हायरार्की इंपॉर्टेंट और सिटीजन को एक सब्जेक्ट की तरह देखा जाता था। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट (NPM) ने प्राइवेट सेक्टर के परफॉर्मेंस और कंपटीशन जैसे कॉन्सेप्ट्स लाए। सिटीजन को कस्टमर समझा गया। न्यू पब्लिक सर्विस (NPS) इन दोनों अप्रोचेस को चैलेंज करता है और कहता है कि पब्लिक सर्वेंट्स का रोल लोगों की सर्विस करना है, न कि उन्हें कंट्रोल करना। 2. NPS के कोर प्रिंसिपल्स। सर्व सिटीजन्स नॉट कस्टमर्स। गवर्नमेंट का काम सिर्फ सर्विस देना नहीं बल्कि लोगों के इंटरेस्ट में काम करना है। डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप को वैल्यू देना। NPS में सिटीजन पॉलिसी मेकिंग में एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। हर डिसीजन लोगों के कलेक्टिव इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर लेना चाहिए। थिंक स्ट्रेटेजिकली, एक्ट डेमोक्रेटिकली। प्लानिंग स्मार्ट होनी चाहिए, पर डिसीजंस डेमोक्रेटिक प्रोसेस से होने चाहिए। अकाउंटेबिलिटी सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं है, इसमें लीगल, एथिकल और डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। सिटीजंस एज एंड्स नॉट मीन्स। लॉ गवर्नेंस के सिर्फ टूल्स नहीं बल्कि एक्टिव पार्टिसिपेंट्स है। 3. कैसे NPS कन्वेंशनल सिस्टम्स को रीओरिएंट करता है। फोकस का बदलाव। क्लासिकल मॉडल में कंट्रोल, NPM में एफिशिएंसी थी। NPS में फोकस डेमोक्रेसी और सिटीजन पार्टिसिपेशन पर है। ब्यूरोक्रेट का रोल। अब वो कंट्रोलर नहीं, फैसिलिटेटर बन गया है। पॉलिसी मेकिंग ओपन और पार्टिसिपेटिव प्रोसेस है। एग्जाम्पल, ब्राजील का पार्टिसिपेटरी बजटिंग और केरला का पीपल्स प्लान NPS के बेस्ट एग्जाम्पल्स है। 4. आज के समय में NPS की इंपॉर्टेंस। डिजिटल गवर्नेंस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सिटीजन का फीडबैक लेना NPS अप्रोच का पार्ट है। लोकल गवर्नेंस। NPS लोकल बॉडीज को एम्पावर करता है। क्राइसिस में रोल। कोविड-19 के दौरान जब सिटीजन्स और गवर्नमेंट ने मिलकर काम किया तो NPS के प्रिंसिपल्स इफेक्टिव दिखाई दिए। कंक्लूजन। न्यू पब्लिक सर्विस एक मॉडर्न और डेमोक्रेटिक मॉडल है जो गवर्नेंस को लोगों के करीब ले जाता है। इसमें एथिक्स, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और पब्लिक गुड पर फोकस किया जाता है। आज के डायनामिक और इंक्लूसिव समाज के लिए ये मॉडल बहुत रेलेवेंट है। NPS से एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा अकाउंटेबल, इंक्लूसिव और एथिकल बनता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 3. Examine the role of local bodies in India. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसे पंचायत और नगर पालिकाओं का क्या रोल है। हमें उनके काम, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन और लोकल डेवलपमेंट में उनका योगदान बताना है। एग्जाम्पल्स और रिलेटेड एक्ट्स भी उस करने चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। लोकल बॉडीज यानी स्थानीय स्वशासन संस्थाएं वो संस्थाएं होती हैं जो ग्राउंड लेवल पर गवर्नेंस का काम करती है। रूरल एरियाज में ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होते हैं और अर्बन एरियाज में म्यूनिसिपल बॉडीज। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बाद इन्हें संवैधानिक दर्जा मिला है। इनका मेन रोल है डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा देना और लोकल डेवलपमेंट का इम्प्लीमेंटेशन करना। मेन बॉडी। 1. कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत रूरल एरियाज के लिए 3 स्टार की पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 ने अर्बन लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिया, जैसे नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। इनमें रिजर्वेशन, फिक्स्ड टेन्योर और फंड ट्रांसफर जैसे अधिकार दिए गए। 2. लोकल बॉडीज के फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। प्लानिंग और डेवलपमेंट। लोकल लेवल पर प्लानिंग बनाना और एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन जैसे सेक्टर्स में काम करना। वेलफेयर सर्विसेज। महिलाओं, बच्चों, SC/ST और सीनियर सिटीजन्स के लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाना। रेवेन्यू कलेक्शन। प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स वगैरह इकट्ठा करके लोकल बजट मैनेज करना। डिजास्टर और एनवायरनमेंट मैनेजमेंट। लोकल लेवल पर डिजास्टर हैंडल करना और एनवायरनमेंट सफाई का काम करना। 3. ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी और गवर्नेंस में योगदान। लोकल बॉडीज से लोगों को गवर्नेंस में डायरेक्ट भागीदारी मिलती है। ग्राम सभा और वार्ड कमिटीज जैसे प्लेटफॉर्म से लोग अपने एरिया के फैसलों में हिस्सा ले सकते हैं। वीमेन और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए रिजर्वेशन से इंक्लूसिव गवर्नेंस बढ़ता है। 4. लोकल बॉडीज के चैलेंजेस।
पैसे की कमी, ज्यादातर लोकल बॉडीज को सरकारी ग्रांट पर निर्भर रहना पड़ता है। ट्रेनिंग की कमी, कई बार इलेक्टेड मेंबर्स को सही ट्रेनिंग या स्किल नहीं होती। पॉलिटिकल दखलकाशी, स्टेट सरकार का इंटरफेरेंस भी एक बड़ी समस्या है। इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज, स्कीम्स का सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता कोऑर्डिनेशन और अकाउंटेबिलिटी की कमी के कारण। कंक्लूजन, लोकल बॉडीज डेमोक्रेसी को ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने का एक इम्पॉर्टेंट जरिया है, लेकिन फंडिंग, ट्रेनिंग और ऑटोनॉमी की कमी के कारण ये अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। इनके सही फंक्शनिंग के लिए जरूरी है कि इनको पावर, फंड और फ्रीडम टाइम पे माइल। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 4. The success of voluntary organizations depends on how they overcome the challenges before them. Comment. Question explanation. इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और इन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करके वो सफलता पा सकती है। आपको एग्जाम्पल्स के साथ चैलेंजेस और सॉल्यूशंस दोनों एक्सप्लेन करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस वो संस्थाएं होती हैं जो बिना मुनाफा कमाए सामाजिक और विकास के काम करती है। ये गवर्नमेंट और लोगों के बीच एक पुल का काम करती है, लेकिन इन्हें काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे फंडिंग, मैनपावर और रूल्स। इस आंसर में हम देखेंगे कि ये चैलेंजेस क्या है और कैसे इन्हें पार करके ये ऑर्गेनाइजेशन सफल बन सकती है। मेन बॉडी। 1. वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती है? इसमें एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस आती है। इनका काम एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, राइट्स और रूरल डेवलपमेंट में होता है। ये गवर्नमेंट स्कीम्स को सपोर्ट करती है और नए तरीके लाती है। 2. मेन चैलेंजेस जो फेस करते हैं वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस। ए. पैसे की कमी, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। इनका ज्यादा निर्भरता डोनेशंस और ग्रांट्स पर होती है। रेगुलर पैसे ना मिलने से प्लानिंग मुश्किल होती है। एग्जाम्पल, एक एजुकेशन एनजीओ फंड ना मिलने पर अपना स्कूल बैंड कर देता है। बी. स्किल्ड स्टाफ की कमी, कम बजट की वजह से ट्रेंड लोगों को हीरे नहीं कर पाते। वॉलंटियर्स भी ट्रेनिंग और लगातार काम में कमजोर होते हैं। सी. सरकारी रूल्स और ब्यूरोक्रेसी, एफसीआरए जैसे कानून इनके काम को स्लो कर देते हैं। अप्रूवल और फंड रिलीज में डिले होता है। डी. क्रेडिबिलिटी या ट्रस्ट का इशू, कुछ एनजीओ फंड मिसयूज में फंस जाते हैं। इससे जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशंस का भी ट्रस्ट खत्म होता है। एग्जाम्पल, फेक एनजीओ के केसेस के बाद पूरे सेक्टर की इमेज खराब होती है। ए. कम्युनिटी का कम इन्वॉल्वमेंट, लोकल लोगों का कोऑपरेशन ना माइल तो काम रुक जाता है। लोकल पार्टिसिपेशन लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जरूरी है। 3. कैसे चैलेंजेस को ओवरकम करके ऑर्गेनाइजेशन सफल होती है। ए. फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और नए सोर्सेस ढूंढना, क्लियर ऑडिट और रिपोर्ट देने से ट्रस्ट बढ़ता है। एक से ज्यादा सोर्स होने से फंड का रिस्क कम होता है। एग्जाम्पल, कुछ एनजीओएस अपना सोशल बिजनेस स्टार्ट करके खुद इनकम जनरेट करते हैं। बी. ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग, स्टाफ और वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग देना क्वालिटी इंप्रूव करता है। यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप करके रिसर्च बेस्ड सॉल्यूशंस मिलते हैं। सी. गवर्नमेंट से एंगेजमेंट और एडवोकेसी, जो ऑर्गेनाइजेशन सरकार के साथ काम करती है उनका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। एग्जाम्पल, पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च जैसे प्लेटफॉर्म्स एनजीओ की पॉलिसी एंगेजमेंट में हेल्प करते हैं। डी. टेक्नोलॉजी का उपयोग, टेक टूल्स से फंड रेजिंग, कम्युनिकेशन और मॉनिटरिंग इजी हो जाता है। एग्जाम्पल, सोशल मीडिया कैंपेन्स और ऑनलाइन डोनेशन पोर्टल्स का यूज। ए. कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट, जब बेनिफिशियरीज हाई डिसीजन लेते हैं तो प्रोजेक्ट सस्टेनेबल बनते हैं। एग्जाम्पल, वुमेन लेड एसएचजी जो अपने फंड्स और डिसीजंस खुद मैनेज करती है। कंक्लूजन, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस की सक्सेस सिर्फ उनके इंटेंशंस पर नहीं बल्कि उनके चैलेंजेस को कैसे हैंडल करते हैं इस पर डिपेंड करती है। अगर प्लानिंग, ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिटी एंगेजमेंट सही हो तो ये ऑर्गेनाइजेशन समाज में बड़ा बदलाव ला सकती है। इनकी अडेप्टेबिलिटी हाई उनकी रियल स्ट्रेंथ है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।